नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 3 जो जल संसाधन है, मीन्स वाटर रिसोर्सेज। तो आज के सेशन में हम लोग जल संसाधन के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग आज देखेंगे अंत में। तो ये जो वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन, ये जो चैप्टर है चैप्टर 3, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 आज हम लोग कर रहे हैं और पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का सेशन। जल संसाधन, जब हम जल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, तो हम लोग जनरली ये जानते हैं कि ऐसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी बार बार हम उसे प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति से, वे संसाधन हम नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद जब दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय के अंतर्गत रखा जाता है। तो जल हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसकी बात करें, तो पूरे पृथ्वी के जल का जो कुल आयतन है उसका लगभग 97.5% भाग जो जल है ये महासागरों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओशंस में आपको देखने को मिलता है, जो कि लवणीय है यानी सलाइन वाटर है। जबकि 2.5% जो जल है, वाटर है, ये अलवणीय है यानी स्वच्छ जल है, शुद्ध जल है, ये खारा जल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में 97.5% जो जल है वो लवणीय जल है, खारा जल है, जो महासागरों में पाया जाता है। और 2.5% जल जो है वो अलवणीय है, शुद्ध जल है। ओके, अगर हम इस महासागरीय जल को छोड़ दें जो 97.5% है, इसको अगर छोड़ दें तो ये जो 2.5% है जो कि हमारा स्वच्छ जल है, अलवणीय जल है, तो इसको यदि हम 100% मान लें, ठीक है, जो स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर है, अगर इसको हम 100% मान लेते हैं तो इस 100% में जो फ्रेश वाटर है इसका 70% जो हिस्सा है वो आपको अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और जो हमारा माउंटेन्स रीजन है यानी पर्वतीय क्षेत्र जहाँ बर्फ़ हमेशा पाया जाता है, जो क्षेत्र बर्फ़ से ढका होता है, तो ये अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में ये टोटल 70% फ्रेश वाटर है जो कि बर्फ़ के रूप में है। ठीक, अब इसका जो 30% हिस्सा है ये आपका अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फ्रेश वाटर है पूरे विश्व में वो 2.5% है। अगर इसको हम 100% मान लेते हैं तो इसका 70% जो भाग है वो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं इसका जो 30% हिस्सा है वो आपको अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पूरे दुनिया में जितना वर्षा होती है उस 100% में 4% वर्षा भारत प्राप्त करता है। ठीक, अगर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की बात करें तो इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया 133वां स्थान पर है। ठीक, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 133वां है। एक प्रिडिक्शन किया गया, एक अनुमान किया गया कि 2025 तक भारत का अधिकांश जो क्षेत्र है वो जल की कमी महसूस करेगा, यानी एक बहुत बड़ा भाग भारत का 2025 तक
जल की कमी को महसूस करेगा, यानी बहुत से क्षेत्रों में जल की कमी होने वाली है, ये एक अनुमान लगाया गया है। और इसका काफ़ी हद तक जो एक आंखों देखा हाल है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी कुछ साल पहले शिमला जैसे टूरिस्ट प्लेस के स्थान पर आपको जल की कमी देखने को मिला है, ठीक है। राजस्थान में ऐसे भी जल की कमी है। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2025 तक जल की कमी को महसूस करेगा और जल की कमी होने वाला है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध है उसका भी जो रीज़न है वो जल ही होगा, ठीक है। जल के कारण तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये ऐसा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। यानी जो जल की कमी होगी, जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो इसको हम लोग दुर्लभ कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो उसी तरह जल दुर्लभता, अब जल संरक्षण, जब जल दुर्लभ हो जाएगा, इसकी कमी होने लगेगी, तब हमको ज़रूरत पड़ेगा जल संरक्षण का, यानी जल को हम कैसे बचाएं, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें, प्रबंधन करें कैसे। तो ये सब की आवश्यकता होने वाली है आने वाले भविष्य में। तो उसी के बारे में आज हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुण होते हुए भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हम शुरू में भी देखें कि जो हमारा वाटर रिसोर्स है, जो जल है, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन है, ठीक, यानी इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जल नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी इसका कमी क्यों, आखिर इसका जो जल का कमी है उसका सामना क्यों करना पड़ सकता है, ये सवाल उठता है, ठीक। तो इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। तो वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। यानी जो हमारा वार्षिक और मौसम परिवर्तन हो रहा है, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण जो वाटर रिसोर्स है इसकी अवेबिलिटी यानी उपलब्धता में टाइम और प्लेस के अनुसार डिफ्रेंशिएट है, यानी भिन्नता है। एक समय में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की उपलब्धता अलग अलग हो सकती है। क्यों? इसके पीछे जो भौतिक कारक है, यानी जो हमारा ऊंचा वक्ष है, जलवायु है, ये सारा फैक्टर जो है वो काम करता है, जिसके कारण हर स्थान पर जल की उपलब्धता अलग अलग है। परंतु जल के अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण जल की कमी होती है। एक और भी रीज़न है जल की कमी होने के कारण पीछे, वो है जल के अतिशोषण, यानी हम ज़रूरत से ज़्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक इसका जो प्रयोग है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जल का हम जब अतिशोषण करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो समाज में जो जल का वितरण है वैसे भी अलग अलग है हर क्षेत्र में, इसके कारण जल की कमी हो सकती है। अब एक विशेषज्ञ है जो जल के ऊपर रिसर्च करते थे, वो स्वीडन के हैं। और स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है फॉल्कन मार्क। इनका मत है कि जो जल की कमी है वो तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। यानी जो फॉल्कन मार्क है, इनके अनुसार जल की कमी कब हम मानेंगे या कब कहेंगे, जब प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल अगर मिलता है, तब ऐसी स्थिति को हम जल की कमी कहेंगे, ठीक। अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण जल दुर्लभता हो सकती है। अभी हमने इस बात की चर्चा की थी कि आखिर जल की कमी क्यों हो सकती है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो जो वाटर का यानी जल का पूर्ति है उसकी मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जल के मांग बढ़ने वाली है और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जल का जो वितरण है वो असमान है, जिसके कारण जल का दुर्लभता हो सकता है, यानी जल की कमी उत्पन्न हो सकती है। आज़ादी के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, जिससे शहरों में विकास के अवसर प्राप्त हुए। अब जैसे ही हमारा
देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो उद्योगों की स्थापना थी, यानी औद्योगिकरण का जो दौर चला और जो शहरीकरण का दौर चला, इसके कारण शहरों में काफ़ी डेवलपमेंट हुए। अब जब कोई भी औद्योगिक का स्थापना किया जाएगा, उद्योगों की स्थापना की जाएगी, और जब कोई नया शहर बसेगा तो उसके लिए मकान ज़रूरत होता है, सड़क ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अगर किसी स्थान पर अगर जल ना मिले या जल नहीं पाया जाता हो, तो ऐसे स्थानों पर हम किसी भी उद्योग की कल्पना या शहर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल ही ऐसा तत्व है जो जीने के लिए जो अनिवार्य तत्व है उसमें से एक है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तो उद्योगों की बढ़ती संख्या और बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ये चीज़ को हम मानते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, इसके कारण जो हमारा स्वच्छ जल है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी दबाव बढ़ रहा है। जल कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? तो जो फ्रेश वाटर है उसके ऊपर एक काफ़ी दबाव सा पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जो भी इंडस्ट्री होते हैं, एक घर में जितना जल खर्च होता है कहीं उससे कई गुना ज़्यादा एक उद्योग में जल का खर्च होता है। ठीक है, इसके अलावा उसे चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से होती है। अब कोई भी उद्योग को चलाने के लिए उसको विद्युत चाहिए, यानी बिजली चाहिए, और भारत में भी हम लोगों ने देखा कि लगभग 22% जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल से किया जाता है, यानी जल द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और ये पूरे विद्युत उत्पादन में 22% हिस्सा शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उद्योग में पानी की पूर्ति करेंगे, उद्योग में हम बिजली की पूर्ति करेंगे, तो इसके लिए हमको जल चाहिए, और जल बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं उद्योग में, जिसके कारण जल की कमी महसूस हो रही है आज के समय में। ठीक, वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी अगर हम 100% मान लें पूरे भारतवर्ष का जो विद्युत उत्पादन होता है, जैसे कोयला से हो गया, एटम से हो गया, वाटर रिसोर्सेज से हो गया, तो इसमें से 22% जो जल विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, वो जल से होता है, यानी पानी से होता है। ठीक, देश के कई क्षेत्रों में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी ऐसे क्षेत्रों में जल की दुर्लभता होता है या जल दुर्लभ होता है। क्यों, ये सवाल उठता है। हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल की उपलब्धता है, यानी वर्षा होती है, ठीक है, फिर भी ऐसे क्षेत्र में जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे आपको पता होगा कि जो मेघालय का जो रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है जहाँ मेघालय है, तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व का, जो चेरापूंजी और मौसिनराम है। फिर भी ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी महसूस की गई है, देखी गई है। क्या रीज़न हो सकता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको पता है कि मेघालय जैसे रीजन क्षेत्र में जहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है, ऐसे क्षेत्र में अगर जल की कमी महसूस होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बात करते हैं आगे। तो यह संभव है कि ऐसे क्षेत्रों में घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित हो, जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, जो जल घरेलू यानी ऐसे क्षेत्र में घरेलू या औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन यानी केमिकल, कीटनाशक यानी फर्टिलाइज़र और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक, ठीक है, द्वारा प्रदूषित हो, जो मानवों के उपयोग के लिए हानिकारक है। यानी जो जल प्रदूषित हो रहा है उसके पीछे जो रीज़न है वो घरेलू अपशिष्ट हो सकता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है वो रीज़न हो सकता है, केमिकल जो फर्टिलाइज़र है जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं वो एक रीज़न हो सकता है, और ये सारे जो कारण हैं ये मानव के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, भारत की छोटी नदियाँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं,
यानी जो स्मॉल रिवर्स हैं, छोटी नदियां हैं जो हमारे देश में, जिनका जो फ्लो है यानी जो बहाव क्षेत्र है वो छोटा है, और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। यानी जो छोटी नदियां हैं वो प्रदूषित हो गई है, जहरीली हो गई। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि जो घरेलू अपशिष्ट है, यानी जो घर से हम लोग जो वेस्ट मटेरियल या उद्योग से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग नदियों में फेंक देते हैं, बहा देते हैं। जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, ये सारे जब नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं तो नदियों का जल भी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जो किसी काम के लायक नहीं होता है। वहीं अगर बड़ी नदियों की बात करें जिसमें गंगा और यमुना है, तो ये भी आज के समय में शुद्ध नहीं है। गंगा काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, और गंगा को शुद्ध करने के लिए, फिर से साफ करने के लिए नमामि गंगे नामक परियोजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि तथा आधुनिकीकरण का भारतीय नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है। यानी जो भारत की नदियां हैं इसके ऊपर जो ज़्यादा हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ती जनसंख्या के कारण, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो एग्रीकल्चर है, और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है भारतीय नदियों को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अब आज समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। यानी जिस स्थिति से जल की गुणवत्ता में और जल की जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है, तो अब यह समय आ गया है कि हम अपने जो वाटर रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें, उसका मैनेजमेंट करें, यानी प्रबंधन करें। स्वयं को अगर स्वस्थ रखना है, ठीक है, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाना है, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी जीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, और अपने प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकरण होने से बचाएं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? अपने आप को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं? जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसको हम कैसे सुरक्षित करें, उसको हम कैसे सुनिश्चित करें? जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम निम्नीकरण होने से कैसे बचाएं? तो अगर इन सारी चीज़ों को बचाना है तो हमें जल का संरक्षण करना होगा, जल को बचाना होगा, उसका मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। यानी जो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस जो रिवर प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और जो जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ओके। प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों, मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई हैं। यानी प्राचीन समय में जो बांध बनाया जाता था, जो झरना बनाया जाता था, ठीक है, जो झील का तटबंध बनाया जाता था, जो नहर बनाया जाता था, ये पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पत्थर का यूज़ किया गया है। और पत्थर का यूज़ क्यों किया गया था, कंक्रीट का यूज़ क्यों नहीं किया गया था? अगर आपको पता हो इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आखिर प्राचीन काल में लोग कंक्रीट का उपयोग क्यों नहीं करते थे, पत्थर का उपयोग क्यों करते थे? मलबे का यानी जो मिट्टी होता था इससे लोग मेढ़ बांधा करते थे। क्यों? ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है। नहीं पता तो हम बताएंगे आपको अंत में। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी प्राचीन समय में ईसा के 1 शताब्दी पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इलाहाबाद के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है श्रृंगबेरा। यहाँ पर क्या किया गया था कि गंगा की नदी का जो पानी है, जो बाढ़ है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, एक तंत्र बनाया गया था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय बहुत बड़े स्तर पर बांधों का निर्माण कराया गया था, झील बनाए गए थे, और सिंचाई के लिए अलग अलग नहर जैसे चीज़ों की निर्माण करवाई गई थी। ठीक। अब हम बात करते हैं कलिंग, जिसका अभी वर्तमान में नाम उड़ीसा है। यानी उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग।
नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम, बेन्नूर कर्नाटक का प्राचीन नाम और कोल्हापुर महाराष्ट्र का प्राचीन नाम। इन राज्यों में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। यानी प्राचीन समय में उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो हमारा इरिगेशन सिस्टम था ये काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी मजबूत था। इसका प्रमाण हमको आज भी मिलता है। ठीक, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। कौन सी झील? भोपाल। और आपको पता होगा भोपाल कहाँ की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो ये भोपाल में ही भोपाल झील बनाया गया था, जो कि एक मैनमेड झील था, कृत्रिम झील था। ठीक है, प्राकृतिक झील नहीं था और इसको 11वीं सदी में बनाया गया था। ये है आपका भोपाल झील, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, और इस झील का जो निर्माण है वो आपका 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये मानव के द्वारा निर्मित झील है, भोपाल झील। ओके, काफ़ी फेमस झील था उस अपने समय में। और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। अब हौज खास क्या है? तो हौज खास जो है एक विशिष्ट प्रकार का तालाब है। ठीक है, क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का तालाब। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हौज खास है जो कि एक तालाब है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। ठीक, कब बनवाया गया था? तो 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पूछा जा सकता है कि हौज खास का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ठीक, तो इल्तुतमिश ने। फिर पूछा जा सकता है कि जो हौज खास था इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कब करवाया था? तो ये 14वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक, प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हौज खास क्या है? तो एक विशिष्ट प्रकार का तालाब है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी क्षेत्र में करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बांध क्या है। ठीक, तो बांध की अगर हम बात करें तो बहते जल को रोकने, समझिएगा, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, यानी अवरोध है। तो बांध क्या है? जो जल है उसको रोकने के लिए, यानी बहते जल को रोकने के लिए या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, दिशा को चेंज करने के लिए, या फिर उसका जो फ्लो है, बहाव है, इसको कम करने के लिए खड़ा किया गया बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। ठीक, अब बांध का यहाँ अर्थ जलाशय है, जलाशय से है, ना कि उसके ढांचा से। बांध का मतलब क्या है? ये जो वाटर यहाँ कंजर्व हो रहा है, संरक्षित हो रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। बांध का मतलब ये होता है, ना कि ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसका जो ढांचा बनाया गया हो, इससे नहीं है। बांध का मतलब जो पानी जमा हुआ है, जिस क्षेत्र में पानी लार्ज अमाउंट पर, बड़े पैमाने पर संग्रहित होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बांध के रूप में जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन काल में बांध में वर्षा जल को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में क्या किया जाता था सिंचाई के लिए? तो कहीं बांध बना दिया गया और उसी से लोग अपने कृषि को, यानी फसलों की सिंचाई करते थे। परंतु आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है, घरेलू उपयोग के भी लिए होता है, औद्योगिक उपयोग के लिए भी होता है, जलापूर्ति के लिए भी होता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी होता है, मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट के लिए होता है, नौकायान करने के लिए होता है, मत्स्य पालन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक बांध बनाने के पीछे इतने सारे उद्देश्य अगर छिपे हो, तभी तो ऐसे बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी बांध बनाने के पीछे कोई एक उद्देश्य नहीं होगा, इसके पीछे कई उद्देश्य होंगे, बहुत सारे उद्देश्य होंगे, इसलिए बांध को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। ठीक, अब सतलुज ब्यास बेसिन में एक भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है।
ठीक इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है जो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करती है। यानी जो हीराकुंड परियोजना है इससे वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, जल संरक्षण हो रहा है और बाढ़ नियंत्रण, जो क्षेत्र में बाढ़ आता था इसके कारण, वैसे क्षेत्रों में हीराकुंड बांध बन जाने के कारण बाढ़ में कमी आई है। ठीक, अब जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा है। ठीक है, यानी जो डैम्स हैं, बांध है, इसको आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में इन्होंने कहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित या विकास करेंगे। बांध के कारण ही कृषि का विकास होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, उद्योगों को जल की आपूर्ति हो पाएगी और नगरों की अर्थव्यवस्था में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए नेहरू जी ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ओके, पिछले कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध विरोध के विषय बन गए हैं। यानी जहाँ जहाँ भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। क्यों? आखिर बहुउद्देशीय परियोजना बहुत सारे उद्देश्य के लिए होता है, फिर इसका विरोध क्यों? तो इसका विरोध इसलिए क्योंकि नदियों पर बांध बनाने से क्या हो जाता है कि नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नदी है, अब इसके ऊपर अगर हम बांध बना देते हैं तो इसका जो नेचुरल फ्लो है, यानी जो प्राकृतिक बहाव है, इसमें क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। इसका जो नेचुरल फ्लो है वो क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? जो इसका सेडिमेंट होता है, जो तलछट होता है, जो मलबा होता है, इसका बहाव भी कम हो जाता है। और जब बहाव कम हो जाएगा तब अत्यधिक जो तलछट है वो जहाँ हम डैम बनाएंगे उसके तली में जाकर जमा हो जाएगा, यानी उसके बेड में जाके जमा हो जाएगा, नीचे में, तली में। और जब इसके तली में अत्यधिक तलछट का जमा हो जाएगा तो इसका जो तली है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, इसका जो सरफेस होगा वो काफ़ी चट्टानी हो जाएगा। अब जब इसका सरफेस की बात करते हैं, नदियों की तली की बात करते हैं या जलाशयों की तली की बात करते हैं, तो इसके तली में काफ़ी सारे एक्वाटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव पाए जाते हैं और ये अवसाद के कारण, अवसादों के जमाव के कारण उन जलीय जीव जंतुओं के भोजन में कमी हो जाएगी और जब उनके भोजन में कमी होगी तो वो जीव स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में बांध जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध हो रहा है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे समाज में पर्यावरणीय आंदोलन के कारण बन गए हैं। यानी जो हमारे समाज में पर्यावरणीय आंदोलन हो रहे हैं उसके पीछे जो कारण है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना है। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण आजकल पर्यावरणीय आंदोलन तेज़ी से हो रहे हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन जो थे वो पर्यावरण से संबंधित है और इसके पीछे कारण क्या था? तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो। पर्यावरण स्थानीय, जो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण आंदोलन का मुख्य कारण जो है स्थानीय समुदायों का विस्थापन है। आखिर पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हो रहे हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसमें एक कारण है स्थानीय समुदाय का विस्थापन। जैसे मान लेते हैं कि कोई नदी के क्षेत्र है, कोई नदी के क्षेत्र के आसपास लोग बसे हैं। अब यहाँ इस नदी के ऊपर अब कोई डैम बना दिया जाएगा, तो डैम बनाएगा तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पानी से भर जाएगा, तो फिर वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे लोगों को वहाँ से रिहैबिलिटेट कर दिया जाता है, यानी विस्थापन कर दिया जाता है, कहीं दूसरे जगह पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसके लिए उसको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, घर चाहिए। अगर सरकार ये सब नहीं देती है तो फिर वो जो किसान है, वो जो गरीब है, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? ठीक है, तो यही कारण है कि जो स्थानीय समुदाय है इसका विस्थापन हो रहा है, क्योंकि इन परियोजनाओं का लाभ जो है वो स्थानीय समुदाय को नहीं मिल पाता है। जब स्थानीय समुदाय का लाभ कब मिलता है?
जब ये स्थानीय समुदाय इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसका तो विस्थापन हो जाएगा। तो जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, इसका लाभ क्या होगा, किसको मिलेगा? तो बड़े बड़े जमींदारों को मिलेगा, बड़े बड़े किसानों को मिलेगा, या बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा। ठीक है। और इसलिए जो स्थानीय समुदाय है ऐसे परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया एक आंदोलन है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये गुजरात में किया गया था, और ये गुजरात में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं। हम लोग इसके आगे जो सेशन है उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर आज इतना ही तक। अब हम लोग कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। तो पूरे विश्व में कितना प्रतिशत जल अलवणीय है, यानी स्वच्छ जल? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 97.5% जो है वो सलाइन वाटर है, और 2.5% जो वाटर है वो आपका फ्रेश वाटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो विश्व में लवणीय और अलवणीय जल का प्रतिशत है, यानी लवणीय जल कितना है और अलवणीय जल कितना है। तो इसको भी हम लोगों ने अभी अच्छे से देखा है कि जो लवणीय जल है ये 97.5% है, और जो लवणीय जल है वो 97.5%, और जो अलवणीय जल है यानी जो स्वच्छ जल है वो 2.5% है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। तो ये 133वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये काफ़ी इजी था। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। अब फाल्कन मार्क किस देश के निवासी थे? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि जो फाल्कन मार्क है वो स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिनका मानना था कि अगर एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल अगर मिलता है तब हम समझेंगे कि जल की कमी हो गई है। ये डेनमार्क के थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल द्वारा विद्युत उत्पादन में योगदान है, यानी कुल विद्युत उत्पादन में जल द्वारा कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया जाता है? तभी हम लोगों ने देखा था ये 22% है, यानी 22% विद्युत उत्पादन जल द्वारा होता है। ओके। भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषित हो रही, इसका मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, बढ़ती जनसंख्या है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नगरीकरण के कारण भी, औद्योगिकरण के कारण भी, और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी नदियां प्रदूषित हो रही है। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? अभी हम लोगों ने देखा कलिंगा किसका नाम था? उड़ीसा का। उसी तरह कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? तो बेन्नूर इसका पुराना नाम था। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। यह हौज खास क्या है? तो अभी हम लोगों ने बताया था कि एक विशिष्ट प्रकार का तालाब है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है किसको? तो अभी हम लोग देखे थे काफ़ी बांध को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ओके। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला है स्टेटमेंट, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन है, बिल्कुल सही है। और पंडित नेहरू ने तालाब को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ये नहीं। पंडित नेहरू ने तालाब को नहीं बल्कि बांध को कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम जो ऐप है उसके ऊपर जाकर ये जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इसको आप सर्च करके आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।